गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्य स्कूल अहमदाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है उनके ऑनलाइन क्लासों में। तो देखिए 11th क्लास से संबंधित जो भौतिक विज्ञान है उसका जो अध्याय 3 है उसका चैप्टर है सरलरेखीय गति। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आपकी पहली क्लास है तो देखिए जो सरलरेखीय गति है उसे समय बताते हैं, इससे आप क्या टच में रहते हो। तो सरलरेखीय गति किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि कोई वस्तु एक सरलरेखा के अनुदिश गतिमान हो, इसके अनुदिश हो एक सरलरेखा के अनुदिश क्या हो, गतिमान हो, तो वस्तु की ये जो गति है ये क्या कहलाती है, सरलरेखीय गति कहलाती है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु एक सरलरेखा के अनुदिश, ठीक है ना, सरल रेखा के अनुदिश गतिमान हो, जैसे सड़क पर साधन की गति होती है, ठीक है ना, या रेल पटरी पर गति, ठीक है ना, रेल की गति। तो ये जो आपके पास गतियाँ होती है वो कौन सी होती है, सरलरेखीय गति होती है। ठीक है ना। और फिजिक्स की भाषा में तो जिसमें एक अक्ष की आवश्यकता हो, एक्स अक्ष के अनुदिश सोचें, एक अक्ष की आवश्यकता हो, गति क्या कहलाती है, सरलरेखीय गति कहलाती है। अब देखो इसमें क्या बताया जाता है। वैसी गतियाँ अनेक प्रकार की होती है बच्चों, जैसे सरलरेखीय गति हमारी देखा में कि सरलरेखा अनुदिश हो, इसी प्रकार एक वर्तीय गति भी होती है। वर्तीय गति जैसे आपने सड़क में मोड़ देखा होगा इस प्रकार, तो ये वर्ताकार चाप होता है। क्या होता है, वर्ताकार चाप। तो यदि कोई वस्तु वर्ताकार चाप के अनुदिश गतिमान इस प्रकार, तो वो गति क्या कहलाती है, वर्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना। यदि वर्ताकार चाप के अनुदिश गतिमान हो, जैसे सड़क में मोड़ होता है, ठीक है, या आपने मौत का कुआं जो खेल है उसमें देखा होगा कि एक वर्ताकार पथ के अनुदिश साधन घूमता है, ठीक है ना, वो वर्तीय गति कहलाती है। इसी प्रकार एक नाम होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति कि यदि कोई वस्तु है वर्तीय गति के साथ साथ रेखीय गति को दर्शाती हो, ठीक है ना, वर्तीय गति के साथ साथ रेखीय गति को दर्शाती हो, घूर्णन गति कहलाती है। मतलब घूर्णन करेगी वो एक अक्ष के अनुदिश। जैसे एक खिलौना होता है लट्टू, उसको घुमाया जाता है तो बेटा वो क्या इस प्रकार गति करता है, घूर्णन करता हुआ इस प्रकार आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो ये वर्तीय गति भी दर्शाता है और साथ में रेखीय गति को भी दर्शाता है, वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। तो 3 प्रकार की गति है। सरलरेखीय गति, यदि कोई वस्तु एक सरलरेखा के अनुदिश गतिमान हो तो वो गति क्या कहलाती है, सरलरेखीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर किसी साधन की गति, तो वो कौन सी हो गई, सरलरेखीय गति हो गई। ठीक है ना, तो सीधा चल रहा है साधन सिर्फ। इसी प्रकार यदि सड़क पर जैसे इस प्रकार मोड़ आ जाए, वर्ताकार चाप के अनुदिश गतिमान हो, तो वो गति क्या हो जाएगी, वर्तीय गति हो जाएगी। ठीक है ना। एक वर्ताकार पथ के अनुदिश गतिमान, जिस कोई वस्तु यहाँ से चली, यहाँ पे इस प्रकार वर्ताकार पथ के अनुदिश गतिमान हो रही है तो वर्तीय गति कहलाती है। इसी प्रकार एक घूर्णन गति होती है बेटा। तो घूर्णन गति यदि कोई वस्तु वर्ताकार गति के साथ साथ रेखीय गति को भी दर्शाती हो, जैसे आपने पृथ्वी से घूर्णन गति देखा होगा कि पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, साथ साथ में अपने पथ की परिक्रमा करती रहती है, तो कौन सी गति है, घूर्णन गति होती है। ठीक है ना। और चंद्रमा की गति पूछी जाए तो वो सिर्फ वर्तीय गति, वो सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये गति थी। इससे संबंधित तो हमारे जो सिलेबस में सिर्फ यहाँ इस अध्याय में सरलरेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे। ये वस्तु है वो एक अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं बेटा। तो उन परिभाषाओं से संबंध देखिए आपको क्या देखना है। अब हम चर्चा करते हैं दूरी और विस्थापन। एक नाम आएगा बेटा दूरी और एक नाम आएगा विस्थापन। परिभाषा तो नॉर्मल सी बेटा कि किसी साधन या वस्तु द्वारा तय के पथ की जो वास्तविक लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। ये पथ की क्या होती है, वास्तविक लंबाई होती है, पथ की वास्तविक लंबाई। और ये 2 बिंदुओं के दूरी का अंतराल, 2 बिंदुओं की दूरी का अंतराल।
तो देखिए यदि दूरी पूछ ली जाए किसी भी वस्तु या साधन द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है दूरी का मात्रक? एक बेटा टाइम की स्फूर्ति पढ़ोगी उसमें मिलेगा आपको दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है ना। यदि किलोमीटर में रखिए तो दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे अनेक मात्रक हो सकती है, इसके मीटर है, सेमी है, किलोमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार विस्थापन, तो किन्हीं भी दो, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो किन्हीं भी दो बिंदुओं की स्थिति का जो अंतराल होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतराल होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है बेटा। तो ये एक प्रकार से दूरी है, लेकिन दो बिंदुओं की स्थिति का अंतराल होता है। क्या है? मात्रक मीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, इससे पता नहीं चला दूरी और विस्थापन क्या है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं पथ की वास्तविक लंबाई और दो बिंदुओं की स्थिति का अंतराल कैसे। मान लीजिए बेटा ये कोई पॉइंट ए है और वस्तु इस पॉइंट बी तक गतिमान होगी। वस्तु की गति की दिशा ये ए से बी की और, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें ये स्टेशन है, ये मूल स्थान है, यहाँ से वस्तु चल रही है तो 0 किलोमीटर लिखा जाता है। किलोमीटर में ले रहे हैं दूरी। ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो गई 20, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए बेटा 10 और यहाँ से यहाँ तक की ले लीजिए बेटा 30, ठीक है। अब साधन ए से, सॉरी यहाँ पर लिखिए सी और यहाँ पर साधन ए से बी की ओर गतिमान है। किससे किसकी ओर गतिमान है? ए से बी की ओर गतिमान है। तो इसके लिए दूरी और विस्थापन की हम चर्चा करते हैं बेटा, किस प्रकार आएगी। तो देखिए कि वस्तु ए से बी की ओर गतिमान है, दिशा का ध्यान रखना बेटा, किससे किसकी ओर? ए से बी की ओर गतिमान है और गतिमान हो। दूरी और विस्थापन क्लियर हो जाएगा बेटा, तो प्रत्येक परिभाषा क्लियर हो जाएगी। और दूरी और विस्थापन में अंतर नहीं पता चलेगा तो आप क्या बेटा आगे तक आपकी इस अध्याय में परेशानी रहेगी। तो सबसे पहले दूरी देखते हैं। वस्तु है यहाँ से सी पॉइंट तक जा रही है, सी बिंदु तक तय की दूरी, सी बिंदु तक तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो बेटा कितनी हो जाएगी दूरी? यहाँ से चली यहाँ तक, तो ये टोटल 20 किलोमीटर दे रखी है यहाँ तक की बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, 20 किलोमीटर। विस्थापन देखते हैं बेटा इसी पॉइंट के लिए विस्थापन। तो मूल पॉइंट से चलिए बेटा, जहाँ से आप चलते हो वहाँ पर स्थिति मानी जाती है 0, ठीक है ना, 0 किलोमीटर या मीटर के रूप में। और सी पॉइंट तक जा रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ 20 किलोमीटर। तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा दीजिए, कितना गया? 20 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बेटा मान लीजिए साधन डी पॉइंट तक पहुंच चुका है, तो ए से ही गणना करनी है हमें। तो बी बिंदु तक, बी बिंदु के लिए दूरी निकालो। तो 20 तो यहाँ तक तय कर चुका था साधन 10, ये 20 + 10 कितना बेटा? 30 किलोमीटर। विस्थापन अंतिम पॉइंट में से प्रारंभिक पॉइंट की जो स्थिति है वो घटा दीजिए। यहाँ तक हम कर रहे हैं डी तक, तो 30 में से प्रारंभिक पॉइंट है 0, यहाँ से चलना हुआ था, हम यहाँ से देख रहे हैं 30 किलोमीटर। बी पॉइंट तक, बी बिंदु के लिए बी बिंदु के लिए तो देखिए बेटा बी बिंदु के लिए दूरी देखते हैं। तो दूरी कितनी आएगी? 30 तो पहले तय कर चुका, हमारे पास आ चुकी है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी और तय कर रहा है? 30 + 30 कितना हो गया? 60 किलोमीटर।
कि साधन बी पॉइंट तक पहुंच चुका है, टोटल दूरी 60 किलोमीटर तय कर रहा है। ये आपको पता भी था, बता भी सकते हो, टोटल जोड़ कर तो बतानी थी। और विस्थापन देखते हैं। तो अंतिम स्थिति है इस बार बेटा आपके पास 60 प्रारंभिक 0 तो 60 किलोमीटर। तो देखिए बेटा अभी तक वस्तु की गति दिशा ए से बी की ओर, तब तक दूरी और विस्थापन प्रत्येक पॉइंट के लिए बराबर आ रहे हैं। देखो सी पॉइंट के लिए देखते हैं, तो सी पॉइंट के लिए दूरी भी कितनी थी 20, विस्थापन भी कितना है 20। फिर डी पॉइंट के लिए दिखा तो आपके पास दूरी भी कितनी 30, विस्थापन भी 30। बी बिंदु के लिए दूरी 60, विस्थापन भी कितना बेटा 60। तो कहने का अर्थ वस्तु की गति में दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक दूरी और विस्थापन क्या है बराबर है। बी पॉइंट की ओर गतिमान थे तब तक आपके पास आपको पता है तो वस्तु की जो तय की दूरी और विस्थापन के आपस में बराबर हैं। जैसे मूल स्थान पर हम खड़े हैं बेटा, अब आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि ये सी पॉइंट है। यहाँ से आप देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से गए हो तय की दूरी, और यहाँ से आप ये पूछते हो ना कि मूल स्थान यहाँ से कितने किलोमीटर रह गया, तो वो क्या होता है विस्थापन होता है। 20 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, कैसे है। अब आगे जैसे वस्तु गति की दिशा में परिवर्तन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब साधन बेटा इस चीज़ की ओर गतिमान है, बी से ए की ओर, ठीक है ना, बी से ए की ओर गतिमान है। तो देखिए बेटा बी से ए की ओर, तो गति की दिशा में परिवर्तन हो गया नहीं हो गया। तो देखते हैं अब प्रारंभिक पॉइंट यहाँ से लेंगे बेटा कि टोटल 60 किलोमीटर तय कर चुका है साधन, ठीक है ना। तो मान लीजिए साधन डी पॉइंट तक पहुंचा है, तो डी पॉइंट के लिए दूरी, डी के लिए बिंदु डी के लिए दूरी, तो बेटा दूरी देखते हैं 60 तो पहले ये साधन तय कर चुका था, 30 और आ गई, तो टोटल कितनी दूरी तय हो गई 90 किलोमीटर। कितनी हो गई 90। लेकिन जैसे अब बेटा विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन का अर्थ है कि आपने जो पॉइंट लिया था उस स्थान से ये पॉइंट अब कितनी दूरी पर रह गया। तो टोटल आपके पास बेटा यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो विस्थापन था पहले कितना था 60। अब इसमें से आपने 30 तो तय कर लिया है, तो मूल पॉइंट कितना रह गया 20 ये रह गया, 10 ये रह गया, 30 डायरेक्ट भी बता सकते हो, या अंतिम स्थिति ये थी बेटा 60। तो अब विस्थापन निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा 60, इसमें जो चीज़ घट रही है जुड़ रही है वो घट जाएगी। तो 30 तो ये तय कर चुका है, तो इस पॉइंट से मूल पॉइंट कितनी दूर रह गया है वो विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो 60 में 30 घटाएंगे 30 किलोमीटर रह गया है बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए साधन सी पॉइंट पर आ चुका है, तो सी बिंदु के लिए तो दूरी टोटल जुड़ती है बेटा हमेशा पथ की टोटल लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक 90 हो चुकी थी, 10 और आ गई, 90 और 10 100 किलोमीटर। और विस्थापन देखते हैं, मूल स्थान से दूरी जिस पॉइंट की गणना कर रहे हैं वो विस्थापन को व्यक्त करता है। तो बेटा पहले आपके पास 60 टोटल था, कितने 30 ये तय कर ली, 10 ये तय कर ली, 40, तो 60 माइनस 40 तो 20 किलोमीटर रह गया, नहीं रह गया, यहाँ से पता चला था डायरेक्ट। इसी प्रकार बिंदु ए के लिए दूरी, तो देखिए बेटा बिंदु ए के लिए दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी पहले यहाँ तक कितनी आ चुकी थी 100 आ चुकी थी, अब 20 और तय करेगा ए पॉइंट तक आने के लिए, तो कितनी होगी बेटा 120 किलोमीटर, ठीक है। विस्थापन देखते हैं, तो बेटा इधर गया था कितना 60, वापिस आ गया 30 ये 10 ये 50 40 40 और 20 60, तो 0 किलोमीटर, अर्थात साधन मूल स्थान पर पहुंच चुका है, तभी 0 प्राप्त होगा बेटा। तो देखिए हम दूरी और विस्थापन के बारे में देख रहे थे, तो दूरी और विस्थापन, तो बेटा दूरी जो होती है पथ की टोटल वास्तविक जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है दूरी कहलाती है। और दो बिंदुओं की स्थिति का जो अंतराल होता है
वो विस्थापन कहलाता है। इस उदाहरण द्वारा हम समझ रहे हैं कि ध्यान रखना, जैसे वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है तो विस्थापन के मान में कमी होगी बेटा, ठीक है ना। और जब तक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो दूरी और विस्थापन का मान बराबर रहेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया कि कोई वस्तु है ए से बी की ओर गतिमान है, ठीक है। अब बेटा इसकी दूरी ये देखिए हम, ये कितनी 20, ये 10 और ये 30, तो टोटल हमें देखकर ही बता सकते हैं टोटल दूरी कितनी ए से बी के मध्य की 60 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, जब साधन ए से बी की ओर गतिमान हो, ये दिशा हो, ध्यान रखना दिशा देखना, ठीक है ना। तो सी बिंदु तक साधन गतिमान है तो तय की गई दूरी, तो बेटा यहाँ से चला 0 किलोमीटर मूल स्थान से चला है, यहाँ तक गया है, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। विस्थापन देखते हैं तो अंतिम स्थिति 20 किलोमीटर थी यहाँ सी पॉइंट के लिए, और मूल स्थिति ये होती है 0, तो 20 में से 0 जाएगा 20 किलोमीटर। इसी प्रकार बेटा डी बिंदु के लिए दूरी देखते हैं, तो डी बिंदु के लिए दूरी देखते हैं तो क्या आएगा, देखो डी बिंदु के लिए दूरी तो 20 के तय कर चुका था, 10 और 30 किलोमीटर आगे नहीं आ गया। विस्थापन देखते हैं डी पॉइंट के लिए, तो बेटा देखिए 30 में से क्या घटाएंगे 0, आगे नहीं आ गया। इसी प्रकार बिंदु बी तक तो 30 तय कर चुका था दूरी, 30 और तय कर रहा है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। विस्थापन में कितना हो जाएगा 60 - 0 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए आपने देखा है जब तक साधन ए से बी की ओर गतिमान था, ये दिशा निश्चित थी, तब तक दूरी और विस्थापन का मान क्या है, बराबर आया है। किसी पॉइंट के लिए देख लो, सी पॉइंट के लिए दूरी विस्थापन दोनों 20-20 है, डी पॉइंट के लिए दूरी विस्थापन 30-30 है, बी बिंदु के लिए 60-60 है दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। अब जैसे वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आप खड़े हो, दूरी का अर्थ क्या है कि हमने यहाँ पर कितनी टोटल लेंथ है जो है वो तय की है, तो टोटल 60 कर ली थी बी पॉइंट के लिए। यहाँ पर आप खड़े हो तो यहाँ से मूल स्थान कितनी और दूर है वो विस्थापन होता है बेटा। तय की गई जो पथ की लंबाई है वो तो दूरी हो गई। अब यहाँ पर खड़े होकर पूछ रहे हो कि यहाँ से मूल स्थान कितनी और दूर है, तो कितना था बेटा 60, ठीक है ना। अब साधन है बी से ए की ओर गतिमान हो गया बेटा इस दिशा में, ठीक है ना, ये बी से ए की ओर। तो देखिए दूरी है वो तो वास्तविक रूप से टोटल जुड़ती रहेगी, तो बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए तय की दूरी कितनी थी बेटा 60 थी अपनी, ठीक है। अब जैसे साधन इस साइड से इस साइड की ओर गतिमान हो रहा है, बी से डी तक की पूछ रही हैं, तो तय की दूरी 60 पहले तय कर ली थी 30 और 90 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन देखते हैं कि ये जो डी पॉइंट है मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली बता सकते हो 20 और 10 से 30, या टोटल 60 में से क्या घटा दीजिए 30, ठीक है ना। क्योंकि अंतिम विस्थापन क्या था, जब तक दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ था ये था। जैसे दिशा में परिवर्तन हुआ तो ये तो आपके पास प्रारंभिक विस्थापन था दिशा परिवर्तन होने से पहले, उसमें से जितनी दूरी आप तय कर रहे हो वो घटाते चलिए। तो 30 तय की थी 60 में 30 आएगा 30 किलोमीटर। अब मान लीजिए साधन सी पॉइंट तक पहुंच चुका है, तो तय की गई दूरी तो पहले कितनी थी 90 और 10 100। लेकिन विस्थापन देखते हैं कि सी पॉइंट से मूल स्थान कितनी दूरी पर वो विस्थापन होता है बेटा। तो मूल स्थान कितनी दूरी पर यहाँ से देख रहे हैं तो 20, और डायरेक्ट निकालते हैं तो 60 में 30 और ये 10 ये 40, तो 60 में 40 घटा दीजिए 20 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए के लिए तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी 20 और तय कर ली 120 किलोमीटर। विस्थापन मूल स्थान पर वस्तु पहुंच चुकी है बेटा, तो 60 से 60 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो ध्यान रखना जब वस्तु मूल स्थान पर आ जाती है तो विस्थापन का मान सदैव क्या होता है 0, लेकिन बेटा दूरी का मान 0 नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मान 0 होता है, विस्थापन का मान 0 हो सकता है मूल स्थान पर पहुंचने पर, दूरी का मान 0 नहीं होता है। तो इसमें आपको दूरी और विस्थापन में अंतर करना हो कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए दूरी जो होती है वो पथ की वास्तविक लंबाई होती है, क्या होती है, पथ की वास्तविक लंबाई होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, इन्हीं भी दो बिंदुओं की स्थितियों का क्या होता है, अंतराल होता है, ठीक है ना। दो जो स्थिति दी हुई है उनके मध्य जो दूरी होती है उसको विस्थापन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बेटा दूरी है वो गति की दिशा निर्भर नहीं करी है, टोटल जुड़ रही है, देखो प्रत्येक पॉइंट में जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन जैसे ही दिशा में परिवर्तन हुआ बेटा तो विस्थापन के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। अधिकतम 60 था, लास्ट में क्या गया 0 आ गया, जैसे बी से ए की ओर गतिमान हुआ साधन। तो इसका अर्थ है दूरी है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वो टोटल पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में जुड़ती रहती है। लेकिन विस्थापन है जैसे गति की दिशा में परिवर्तन हुआ, साधन की गति की दिशा में परिवर्तन हुआ तो विस्थापन के मान में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होता है,
एक बार साधन गतिशील हो जाता है तो बेटा उसके बाद में दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। लेकिन बेटा विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। कब हो सकता है? जब वस्तु मूल स्थान पर पहुंच जाती है, तब विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। अब बेटा आपने देखा है दूरी दिशा पर निर्भर नहीं कर रही है और विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। तो इससे संबंधित दो परिभाषाएं दी जाती है बेटा, अदिश राशि और सदिश राशि। यदि कोई भौतिक राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, केवल मात्रक पर निर्भर करती है, तो वो होती है बेटा अदिश राशि। और जो वस्तु मात्रक के साथ साथ दिशा पर निर्भर करती है, ठीक है ना, कि दिशा जैसे परिवर्तन हुआ तो भौतिक राशि में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विस्थापन में परिवर्तन हुआ था, तो ये सदिश राशि कहलाती है। तो इसे समय देखिए बेटा वापिस, तो दूरी और विस्थापन में अंतर पता चल गया होगा। है दोनों लंबाई ही, लेकिन दूरी है वो पथ की वास्तविक लंबाई होती है, विस्थापन दो पॉइंटों के बीच की स्थिति का अंतराल होता है। ठीक है ना। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। कब होता है? जब वस्तु मूल स्थान पर पहुंच जाती है। अब आपने देखा है बेटा इससे संबंधित दो परिभाषाएं आती हैं कई बार, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है ना। तो इससे समय मैं बता देता हूँ, बात आ गई दिशा से संबंधित। तो देखिए एक नाम आएगा बेटा अदिश राशि। अदिश राशि कि वे भौतिक राशियां जो केवल मात्रक में निर्भर करती है, वस्तु की गति की दिशा में निर्भर नहीं करती है कि कैसी चलो जी। ठीक है ना। गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे बेटा आपने अभी देखा है दूरी, ठीक है ना, दिशा में निर्भर नहीं करती है, टोटल होती है। इसी प्रकार समय भी बेटा, दूरी समय किस साइड में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, समय चलता रहता है। ऐसे नहीं उत्तर दिशा में जाओगे तो समय कम हो जाएगा, दक्षिण दिशा में जाओगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। समय अपने अनुसार क्या है? चलता रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। वो अपने आप जो समय निर्धारित है उसके आधार पर क्या है? दिशा में परिवर्तन नहीं होने पर समय में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। चाहे परिवर्तन कर दो आप दिशा में, लेकिन समय सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। इसी प्रकार चाल है, वो भी बेटा दिशा में निर्भर नहीं करती है। किसी भी दिशा में जाओ, चाल है वो दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है। इसी प्रकार बेटा सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मात्रक के साथ साथ वस्तु की गति की दिशा निर्भर करती है। इस पर गति की दिशा पर, तो वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। जैसे अभी आपने सुना है विस्थापन, कि जैसी दिशा में परिवर्तन हुआ तो विस्थापन के मान में कमी हुई या नहीं हुई? हुई थी ना। तो ऐसी राशियाँ जो दिशा में निर्भर करती है वो सदिश राशियाँ कहलाती है। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, अनेक राशियाँ होती है बेटा जो दिशा पर निर्भर करती है, वो सदिश राशि। नाम से पता चल जाता है अदिश, दिशा के बिना। ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, अदिश राशि कहलाती है। और ऐसी राशियाँ, सदिश का अर्थ है सहित, दिशा सहित। ऐसी भौतिक राशियाँ जो वस्तु की दिशा पर निर्भर करती है वो सदिश राशि कहलाती है। ठीक है ना। तो ये बेटा इससे संबंधित तो आपके पास कुछ नॉर्मल सा आपको ज्ञान दिया है, अदिश सदिश। ठीक है ना। अब आपको 2 पॉइंट और बताते हैं इसके बारे में, चाल और वेग के बारे में। क्योंकि अभी आपने दूरी और विस्थापन के बारे में बताया। तो देखिए बेटा, चाल किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, किसी भी वस्तु या साधन द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसकी परिभाषा बना भी सकते हो, जो भाग में राशि होती है उसके साथ होता है एकांक। किसी भी वस्तु या साधन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। किसी भी वस्तु या साधन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। जिसका मात्र क्या होगा बेटा? मात्रा निकालते हैं तो दूरी का मात्र क्या आता है था आपको?
मीटर, और समय सेकंड में हो तो सेकंड, तो इसको बोला जाता है बेटा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसी प्रकार वेग, तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है वो वेग कहलाता है बेटा। किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो दूरी के विस्थापन किया गया बेटा, विस्थापन आ गया, तो विस्थापन बेटा समय। तो क्या बताया जाता है, किसी भी वस्तु या साधन द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। अब बेटा इसका मात्रक देखते हैं, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चाल तो क्या होती है, दूरी और समय का अनुपात होती है बेटा। वेग क्या होता है, विस्थापन और समय का। अब इसमें आपको अंतर करना हो तो कर सकते हो ना। चाल में दूरी का उपयोग किया जाता है और वेग में विस्थापन का। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी और समय दोनों अदिश है, तो ये भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। और वेग है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें विस्थापन वो दिशा निर्भर करता है। तो वेग क्या हो गई बेटा, सदिश राशि हो गई। चाल का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि दूरी है वो शून्य नहीं होती है, समय का मान भी शून्य नहीं होता है। ठीक है ना। तो दूरी का मान कभी भी चाल का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। वेग का मान शून्य हो सकता है, क्योंकि मूल विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या बताया जाता है, वेग का मान शून्य हो सकता है लेकिन चाल का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें अंतर आप दे सकते हो। तो आज आपको सिर्फ नॉर्मल ज्ञान दिया गया है, शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अन्यथा कमेंट करके वापस क्लास में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय।